सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, अम्बेडकर वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा था। दरअसल सोशल मीडिया पर अक्सर सवाल पूछा जाता है कि अम्बेडकर वकील थे तो उन्होंने भगत सिंह का केस क्यों नहीं लड़ा था। यह सवाल व्यंग, नफरत या आक्रोश अथवा जिज्ञासा में पूछा जा सकता है। सवाल प्रथम दृष्टि में उचित लगता है, परंतु इसका मकसद दुष्व्यवहार ही हो सकता है। इसका सटीक जवाब जानने से पहले हमें हालातों को जानना होगा। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। यह वह दौर था जब सूद, अतिसूद या यूं कहे कि अम्बेडकर जब स्कूल जाते थे तो उन्हें स्कूल के बाहर दरवाजे के पास बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। चूंकि भगत सिंह सिख थे तो उन्हें यह दशा झेलनी ही नहीं पड़ी थी। शिक्षित होकर अम्बेडकर जब नौकरी करने बड़ौदा गए तो उन्हें किराए पर होटल, धर्मशाला, कमरा तक नहीं मिला था। जब वह स्टीटनम कॉलेज में प्रोफेसर बने तो बच्चे उनसे पढ़ने के लिए राजी नहीं हुए थे। ऐसे में जून 1923 से अम्बेडकर ने वकालत का काम शुरू किया था। उन्हें बार काउंसिल में भी बैठने के लिए जगह नहीं दी गई थी। अस्पष्टता के चलते अम्बेडकर को केस भी नहीं मिल पाते थे। एक गैर ब्राह्मण अपना केस हार जाने के बाद अम्बेडकर के पास आए तो उनसे केस की जीत उन्हें ख्वाती ही दे पाती थी, लेकिन वकालत अम्बेडकर की रोजी रोटी नहीं थी। जातिवाद के कारण केस नहीं मिलने पर उन्होंने बाटली बॉयज अकाउंटेंसी में लेक्चर का काम शुरू कर दिया था। दरअसल यह वह दौर था जब किसी अछूत के छूने भर से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। इस दौर में आर्थिक जद्दोजहद के बीच जब कोई केस देने के लिए तैयार न हो, वहां भगत सिंह का केस अम्बेडकर द्वारा न लड़ने का बेतुका तर्क पेश करना महज एक मूर्खता ही होगी। वैसे भी भगत सिंह का केस लाहौर में चल रहा था जबकि अम्बेडकर मुंबई में रह रहे थे और भगत सिंह के केस की पैरवी जाने माने वकील आसफ अली कर रहे थे। वकालत के क्षेत्र में उनका काफी दबदबा था। ऐसे में कोई आसफ अली को हटाकर अम्बेडकर को केस देने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। दरअसल भगत सिंह के खिलाफ जहां सुप्रसिद्ध वकील आसफ अली पैरवी कर रहे थे, वहीं अंग्रेजों की तरफ से पैरवी करने वाले वकील का नाम था सूर्य नारायण शर्मा। याद रहे कि अम्बेडकर ने 150 वर्षों की अंग्रेजों की राजनीतिक गुलामी के मुकाबले में 2500 वर्ष से भी अधिक की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था। ऐसे में आजादी की लड़ाई को लेकर जहां क्रांतिकारियों का नाम गर्व से लिया जाता है, वहीं सामाजिक आजादी के लिए सर्वश्रेष्ठ स्टाम्प पर अम्बेडकर का नाम अभिमान के साथ लिया जाता है। दरअसल जिस समय संपूर्ण देश में एकमात्र अछूत वकील के तौर पर अम्बेडकर की पहचान थी, तब भी उन्हें केस नहीं मिल पाए थे। आती तंगी के चलते प्रोफेसर की नौकरी करनी पड़ी थी। ऐसे में भगत सिंह का केस स्वयं पहलकर मुंबई से लाहौर जाकर लड़ना किसी भी दृष्टिकोण से सुविधाजनक नजर नहीं आता था। यदि केस लड़ना भी चाहे तो मशहूर वकील आसफ अली से केस वापस लेकर अम्बेडकर को सौंपने का कोई तार्किक मुद्दा भी नजर नहीं आता था। वहीं एक पहलू यह भी है कि जहां कुछ वकील अंग्रेजों की पैरवी कर रहे थे, वहां देश में अनेक नामची वकील का तमाशा देख रहे थे। जबकि वर्ष 2013 में पाकिस्तान के वकील इम्तियाज कुरैशी ने भगत सिंह की केस की फाइल को दोबारा खुलवाया था। इसकी पैरवी अब्दुल रशीद ने की थी। 2014 में अब्दुल ने एफआईआर की कॉपी मांगी तो पता चला कि एफआईआर में भगत सिंह का नाम ही नहीं है। उन्हें केवल रजिस्टर के आधार पर फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, कब्रिस्तान और शमशान घाट के पास इमली के पेड़ क्यों लगाया जाता है। दरअसल कुछ लोगों का मानना है कि कब्रिस्तान या शमशान घाट के पास सबसे ज्यादा इमली के पेड़ होते हैं। इमली के पेड़ शमशान घाट या कब्रिस्तान के पास इतने ज्यादा क्यों होते हैं, इस विषय पर लोगों का मानना है कि भूतों और आत्माओं को इमली बहुत ज्यादा पसंद होती है। इसलिए इन आत्माओं के लिए इमली के खाने के लिए पेड़ लगाए जाते हैं, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि आत्मा और भूतों को इमली बहुत ज्यादा पसंद होती है और इमली खाने के लालच में वह इमली के पेड़ पर ही रहते हैं। दरअसल इमली के पेड़ों पर उल्लुओं का भी बहुत ज्यादा वास होता है। अक्सर इमली के पेड़ पर उल्लुओं को भी देखा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि इमली के पेड़ में या फिर किसी भी पेड़ में भूत नहीं होते हैं। यह सब फिजूल की बातें होती है जो कि केवल मन में एक डर पैदा करती है और कुछ भी नहीं करती है। इमली का पेड़ भी नॉर्मल सभी पेड़ों की तरह होता है। इन पेड़ों में भूत प्रेत और चुड़ैल का होना यह सब अंधविश्वास की बातें हैं जो कि हमें कभी भी नहीं माननी चाहिए, क्योंकि इमली के पेड़ के साथ साथ ऐसा भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ के पास भी भूत प्रेत का वास होता है, जो कि अगर हम देखें तो यथार्थ में या फिर सच में एक बिल्कुल ही बेकार की बात है। क्वेश्चन नंबर 3, हवाई जहाज में फोन फ्लाइट मोड पर नहीं करने पर बिल लाखों में क्यों आ जाता है। दरअसल यदि हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा कर रहे हैं तो हमें कुछ चीजों के बारे में खास जानकारी रखनी चाहिए। अगर आप विमान में अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड पर नहीं डालते हैं या स्विच ऑफ नहीं करता है तो आपको हजारों से लेकर लाखों रुपए तक का चूना लग सकता है। विमान के कई यात्रियों ने शिकायत भी की है कि मोबाइल इस्तेमाल न करने के बावजूद उन्हें इंटरनेट शुल्क के तौर पर 1000 रुपए का चूना लग चुका है। दर्जनों हवाई और समुद्री यात्राओं के दौरान चौंकाने वाले इंटरनेट बिल मिले हैं जिनका मोबाइल फ्लाइट मोड पर नहीं होने के कारण अपने आप सैटेलाइट रोमिंग नेटवर्क से जुड़ गया था। यूरोपीय यूनियन में मोबाइल इंटरनेट का रोमिंग शुल्क 50 यूरो तकरीबन 4000 रुपए है, लेकिन यह कानून विमानों और समुद्री जहाजों पर आने वाले सैटेलाइट नेटवर्क पर लागू नहीं होता है। सैटेलाइट नेटवर्क डाटा के लिए प्रीमियम शुल्क ही वसूल करता है। क्वेश्चन नंबर 4, रेलगाड़ियों की पटरियों के किनारों पर FM क्यों लिखा हुआ होता है। दरअसल 2 रेल पटरियों के बीच में एक बोर्ड लगा हुआ होता है जिस पर FM लिखा हुआ होता है। इस FM का मतलब होता है फॉलिंग मार्क। यह बोर्ड हमेशा जहां जिन 2 पटरियों के बीच में होता है ठीक उसके 14 मीटर आगे मुख्य लाइन से दूसरी लाइन निकलती है। यह बोर्ड रेलवे मुख्य रूप से मालगाड़ी के गार्ड्स के लिए लगवाता है। जब मालगाड़ी को लूप लाइन पर डाला जाता है तो मालगाड़ी की लंबाई चूंकि बहुत ज्यादा होती है,
इस कारण उस मालगाड़ी के ड्राइवर को पीछे की चीजें साफ साफ नहीं दिख पाती है। तब उस मालगाड़ी का गार्ड उस एफएम के बोर्ड को देखकर यह सुनिश्चित करता है कि मालगाड़ी का अंतिम डिब्बा पूरी तरह से लूप लाइन पर चला जाए, ताकि मुख्य लाइन जो कि सामान्यतः मेल तथा एक्सप्रेस ट्रेन के लिए खाली रखी जाती है वह पूरी तरह से खाली रहे। अगर यह एफएम का बोर्ड नहीं होगा तो गार्ड सुनिश्चित नहीं कर पाएगा कि मालगाड़ी का पिछला डिब्बा कहां पर है। अगर पिछले डिब्बे का थोड़ा सा भी हिस्सा मुख्य लाइन पर रह जाए तो मुख्य लाइन से गुजरने वाली किसी दूसरी रेलगाड़ी से उस मालगाड़ी की टक्कर भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, ज्यादातर महिलाएं जेड लिपस्टिक का इस्तेमाल क्यों करती है? दरअसल लड़कियों को मेकअप में सबसे ज्यादा पसंद होती है लिपस्टिक, और उसमें भी जेड लिपस्टिक ज्यादातर लड़कियों को पसंद होती है। हालांकि बहुत सी लड़कियां इस कलर को बहुत ज्यादा बोल्ड समझती है और इसलिए जेड कलर की लिपस्टिक को हर दिन लगाने से परहेज भी करती है। लेकिन हम आपको बता दें कि कई स्टडीज में यह बात साबित हुई है कि जेड लिपस्टिक आपके लुक के साथ साथ पर्सनैलिटी को भी बदल देती है। इसके कई कारण है, जैसे लाल रंग कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। दरअसल जेड लिपस्टिक का जो कलर होता है वो कुछ ऐसा होता है कि उसे देखते ही तुरंत किसी के मन में भी यही निकलता है कि हाँ वह तीव्र है और कॉन्फिडेंस है, साथ ही लोग आपको पलट कर जरूर देखते हैं। इसलिए यह दोनों ही बातें आपके आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस के लिए प्रोत्साहित भी करती है। नंबर 2 है, हर स्किन टोन पर यह सूट करती है। दरअसल ऐसा लिप कलर जो ज्यादातर स्किन टोन पर सूट करता है उसे हर कोई पसंद करता है, और रेड कलर की लिपस्टिक ही कुछ ऐसी है कि लाइट डार्क हर तरह के कॉम्प्लेक्शन पर ब्राइट रेड कलर की लिपस्टिक ही अच्छी लगती है। इसको लगाने से उम्र कम लगती है। दरअसल पेंसिल्वेनिया के एक कॉलेज के रिसर्च में यह बात सामने आई है कि लिप्स और आईब्रो जैसे फैशनियल फीचर्स उम्र बढ़ने के साथ अपना रंग खोने लगता है, लिहाजा कम उम्र की महिलाओं की लिप्स मैच्योर महिलाओं की लिप्स में ज्यादा रेड होता है। सुबह सुबह अगर आपके पास टाइम कम होता है तो रेड लिपस्टिक आपको अच्छा लुक दे सकती है। अगर आपको सुबह जल्दी उठकर अच्छी तरह से तैयार होकर मेकअप और हेयर स्टाइल पर टाइम देकर ऑफिस जाना अच्छा नहीं लगता तो आपके लिए रेड लिपस्टिक सबसे अच्छा आइडिया है। इसे लगाने के बाद आपको चेहरे पर लाइट मेकअप या कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका फेस ऑटोमेटिकली बोल्ड और ब्राइट दिखने लगता है। तो दोस्तों आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, हम उसको उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।